दलित चिंतन पर कमल भारती जी की चौथी पुस्तक लोकतंत्र में भागीदारी के सवाल के पिछले एपिसोड में हमने आरक्षण के प्रश्न पर देश की अखंडता के कुतर्क लेख को लिया था, जिसके तहत हमने जाना कि जब भी आरक्षण के सवाल को उठाया जाता है, सवर्ण मानसिकता के लोग जो हैं वो इसे देश के लिए खतरा बता देते हैं, जबकि कई सारे प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखकर कमल भारती जी ने इस बात को साबित कर दिया है कि देश को दरअसल खतरा आरक्षण से नहीं है, सवर्णवादी मानसिकता से है, संसाधनों पर एकाधिकार से है। इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और अन्य लेख की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज का लेख है कमंडल से लड़े बिना मंडल की जीत नहीं। मंडल वर्सेस कमंडल अक्सर ही सुनने को आता है, तो आखिर क्या है ये डिस्कोर्स, उसी के ऊपर ये लेख जो है फोकस करता है। चलिए, कमंडल से लड़े बिना मंडल की जीत नहीं। मंडल महासम्मेलन में जनता दल ने चेतावनी दी है कि केंद्र सरकार ने 26 जनवरी तक मंडल आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं किया तो उसके खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ दी जाएगी। इस चेतावनी में कितना दम है ये तो 26 जनवरी के बाद ही पता चलेगा। परंतु केंद्र सरकार ने मंडल को प्रभावित करने के मकसद से अपने आर्थिक आधार के प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया है। ज्ञातव्य है कि इन्हीं आर्थिक प्रस्तावों पर विचाराधीन मंडल विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला निर्भर करता है, मतलब क्रीमी लेयर का मामला। अब यह हो सकता है कि केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय से इस विवाद को निपटाने में ज्यादा तत्परता दिखाए और 26 जनवरी से पूर्व ही न्यायालय कोई ऐसा आदेश पारित कर दे जिससे केंद्र के लिए इच्छानुसार कार्यवाही करना आसान हो जाए। मोटे तौर पर यह अनुमान अभी भी लगाया जा सकता है कि जो आर्थिक आधार केंद्र ने तय किए हैं वे मंडल की सिफारिशों को यथावत स्वीकार करने के लिए नहीं है, बल्कि उसके आधार पर अगड़ों को ही पिछड़ों की श्रेणी में शामिल करने की सोची समझी साजिश के रूप में है। तो ये बताइए, क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट लगाया है उसमें अगड़ों को भी पिछड़ों में शामिल करने की साजिश है ये। अब न्यायालय का निर्णय क्या होगा इस पर तो टिप्पणी हम नहीं कर सकते, परंतु ये समझना मुश्किल नहीं है कि जिस केंद्र सरकार को पिछड़ों के लिए मंडल की सिफारिशें लागू करनी है वही इस विवाद में प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रही है। मतलब एक अन्य लेख में कमल भारती जी ने इसे स्पष्ट तौर से कहा है कि वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया और लागू करने के तुरंत बाद ही उसे न्यायालय को सौंप दिया। न्यायालय को सौंपे जाने का एक ही मकसद होता है कि न्यायालय इसमें जो है जो वर्णवादी मानसिकता है उसके अनुरूप ही निर्णय दे। इसलिए कमल भारती जी लिख रहे हैं कि जिस सरकार को इसे लागू करना चाहिए था उसी ने इसको निष्फल करने के लिए न्यायालयों को सौंप दिया है। क्या नौकरियों में आरक्षण देने में आर्थिक आधार सवर्णों का तुष्टीकरण है या संपन्न दलित अधिकारियों की भावी पीढ़ी की भागीदारी को रोकना है? वस्तुतः ये दोनों ही निहितार्थ सही हैं। देश की जिन दो सच्चाइयों से इनकार नहीं किया जा सकता वह है भ्रष्टाचार और शासन प्रणाली में सवर्णों का एकाधिपत्य। मंडल आयोग की सिफारिशें निश्चित रूप से इस एकाधिपत्य पर जबरदस्त प्रहार है। तो बार बार ये क्रीमी लेयर को बोलते हैं कि सेपरेट कर दिया जाए ओबीसी आरक्षण लागू होने से पहले, लेकिन जबकि संसाधनों में जब बंदर बांट होती है तो सिर्फ मोदी जी ने पिछले 10 सालों में अडानी अंबानी सहित सिर्फ 22 जो इनके नियर एंड डियर वंस या क्लोज फ्रेंड्स हैं उन्हीं को सारे संसाधन सौंप दिए हैं। वहां पर क्रीमी लेयर काम नहीं आती। क्रीमी लेयर का फायदा भी उठाते हैं और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस आरक्षण का भी फायदा ये लोग उठाते हैं। इसलिए सवर्ण हिंदू पूरी शक्ति से पिछड़ों के लिए आरक्षण का विरोध करते हैं। 1990 में उन्होंने आरक्षण के खिलाफ अपने आंदोलन को इस सीमा तक हिंसक रूप दे दिया था कि स्कूल के मासूम छात्र छात्रों को जलाया जाने लगा था। उन्होंने मंडल आयोग को जातिवादी करार दिया, परंतु जिस जातिवाद के बल पर वे देश के शासक बने हुए हैं वह उनकी दृष्टि में राष्ट्रवाद है। इसे समझे जाने की जरूरत है। भाजपा बार बार जो राष्ट्रवाद का राग आलापती है वह दरअसल जातिवाद है।
जाति व्यवस्था का बना रहना ही उनके लिए राष्ट्रवाद है। और दलितों और पिछड़ों को मूर्ख बना रही है पिछले 10 साल से ये भाजपा, राष्ट्रवाद के नाम पर कि मुसलमानों से लड़ो। मुसलमान जो है वो राष्ट्रवादी नहीं होते हैं। ये कौन होते हैं सर्टिफिकेट बांटने वाले? एक बार फिर मैं पूछ रही हूं, ये खुद कितने देशभक्त हैं जब ये सारे संसाधनों की बंदर बांट करते हैं? उसका फायदा जो है ये गरीब ब्राह्मण तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं। दलित और पिछड़ों को तो जाने ही दीजिए। अभी आरक्षण में यही राष्ट्रवाद आर्थिक आधार के रूप में प्रकट हो रहा है। इस आधार पर आरक्षण की सुविधा आय और कृषि भूमि की अधिकतम सीमा के मापदंडों पर निर्धन वर्गों के लिए जरूर होगी, परंतु वास्तव में ये व्यवस्था उन्हीं वर्गों का हित करेगी जो हर प्रकार से शक्ति संपन्न है, क्योंकि शासन प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और जातिवादी चरित्र के इस युग में किसी भी अमीर के लिए गरीब होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना न मुश्किल है और न ही असंभव। इसलिए आर्थिक आधार का पक्ष जहां पूरी तरह सवर्णों के विकास का पक्ष है, वहां उनके लक्ष्य उन दलित अधिकारियों की संतति को आरक्षण की सीढ़ी पर चढ़ने से रोकना भी है जिन्होंने पर्याप्त आर्थिक प्रगति कर ली है। मतलब इन्हें चिढ़ होती है यदि कोई दलित और पिछड़ा अच्छे वस्त्र पहने, अच्छा खाए पिए, अच्छा घूमे फिरे, तो इन्हें जलन होती है उस चीज से। ये नहीं देख सकते किसी का भी भला हो इस देश में इनके सिवा। आगे सुनिए, मंडल आयोग इस दशक का सबसे चर्चित और पहला ऐसा मुद्दा है जिसने भारत की समूची राजनीति को विभाजित कर दिया है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि मंडल की सिफारिशें लागू क्यों नहीं हो रही हैं, सवाल ये है कि सवर्ण वर्चस्व वाला कोई भी राजनीतिक दल उन्हें पूरी तरह लागू करने के पक्ष में नहीं है। क्या जनता दल तैयार है जो समूची राजनीति को मंडल के नाम से गरमा रहा है? जब 1990 में जनता दल नेता विश्व प्रताप सिंह प्रधानमंत्री और रामविलास पासवान समाज कल्याण मंत्री थे, तो उन्हें मंडल आयोग को लागू करने का पूरा अवसर मिला था, किंतु उन्होंने उसे लागू करने का काम तब किया था जब उसे रोकने की व्यवस्था पहले कर ली थी। तो एक गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं इन दोनों ही मंत्रियों पर। पूर्व स्वर्गीय वीपी सिंह जब सत्ता में थे और उनके जो समाज कल्याण मंत्री थे रामविलास पासवान, इन दोनों पर ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं कमल भाटी जी कि इनके पास पूरी सुविधा थी इस कमीशन को पूरी तरीके से लागू करने की, लेकिन इन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत इसे पहले लागू करने की बात करी, फिर इसे तुरंत ही जो है वो न्यायालय को सौंप दिया कि न्यायालय जो फैसला देगा उसको देखा जाएगा। और न्यायालय किस तरह के फैसले देते हैं ये हम सब जानते हैं। उन्होंने आरक्षण की नाटकीय घोषणा से एक माह पूर्व ही रंगनाथ मिश्र को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया था। जब आरक्षण विरोधी आक्रोश भड़का और प्रतिपक्ष का दबाव बढ़ा, जिसकी उन्हें पूर्ण संभावना पहले से ही थी, तो उन्होंने मामला सर्वोच्च न्यायालय को सौंपकर वहां से पूर्व नियोजित चालाकी से अपनी ही सरकार के ऐतिहासिक आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगवा दी। तो वाकई ये आरोप बेहद गंभीर हैं कि कभी इन लोगों की नीयत ही नहीं थी कि ये इसे लागू करें, जबकि इनके पास पूरा अधिकार था इसको लागू करवाने का। अतः जो दल सत्ता में रहकर पिछड़ी जातियों को उनके अधिकार नहीं दे सका, वे सत्ता से बाहर रहकर यदि उनके अधिकारों का शोर मचा रहा है तो सिर्फ इसलिए कि वे दलित वोटों के सहारे सत्ता तक पहुंचना चाहता है। किंतु यहां तक शासन प्रशासन और विकास के क्षेत्रों में दलित पिछड़े वर्गों की भागीदारी का प्रश्न है, उसके प्रति जनता दल के सवर्ण राजनीतिज्ञ आज भी गंभीर नहीं हैं। उनके विभाजन का मुख्य आधार भी मंडल आयोग ही है, जिसके खिलाफ अजीत सिंह गुट अब खुलकर सामने आ गया है। तो जनता दल में उस समय जो सवर्ण मानसिकता के लोग थे या सवर्ण राजनीतिज्ञ थे, वो चाहते ही नहीं थे कि ये सब चीजें लागू हों। उसी तरीके से सुनने में आपको खराब लगेगा, लेकिन बसपा में सतीश मिश्रा जी क्या चाहते होंगे कि दलितों उत्थान हो? असल में
इन सब चीजों के ऊपर सोच विचार किए जाने की जरूरत है। सोच समझकर मुझे कमेंट सेक्शन में अपने वक्तव्य लिखिएगा। दलितों के प्रश्न पर ही समाजवादी जनता पार्टी के दो फाड़ हुए, जिसमें आरक्षण विरोधी फाड़ का नेतृत्व चंद्रशेखर कर रहे हैं। वामपंथी दलों का नेतृत्व भी शुरू से सवर्ण राजनीतिज्ञों के हाथों में ही रहा है। इसलिए दलितों की भागीदारी के प्रश्न पर उसमें भी विभाजन की रेखाएं स्पष्ट हैं। किंतु दलित पिछड़े वर्गों के विकास के खिलाफ यदि कोई बाकायदा मुहिम चला रहा है, इसे आप जरा ध्यान से सुनिए। जो लोग कहते हैं ना कि भाजपा हमारा शत्रु नंबर 1 नहीं है, ये खास तौर से उन लोगों के लिए है। सुनिए, फिर से सुनिए। किंतु दलित पिछड़े वर्गों के विकास के खिलाफ यदि कोई बाकायदा मुहिम चला रही है तो वह है भारतीय जनता पार्टी विद इन ब्रैकेट भाजपा और विश्व हिंदू परिषद विद इन ब्रैकेट विहिप, जो पूरी तरह मनुस्मृति समर्थक हिंदू राज के आदर्शों पर अमल कर रही है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह सरकार ने पिछड़ी जातियों के लिए 10% आरक्षण का जो अध्यादेश जारी किया था, उसे भाजपा की सरकार ने तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। देश में जब भी दलितों की भागीदारी का प्रश्न उठाया जाता है, भाजपा और विहिप हिंदुत्व का आंदोलन खड़ी कर देती हैं। जब शरद यादव ने मंडल रथ निकाला तो विहिप ने देश के 16,000 गांव में राम पादुका भ्रमण मुहिम आरंभ करके उसे विफल कर दिया। अब जब जनता दल ने मंडल महासम्मेलन करके पिछड़ी जातियों के हित में जंग छेड़ने की घोषणा की है, तो विहिप ने 6 दिसंबर से अयोध्या में कार सेवा शुरू करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने 6 दिसंबर का दिन इसलिए चुना है क्योंकि उस दिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है और विहिप उस दिन दलित पिछड़ों वर्गों के लोगों का ध्यान अंबेडकर से हटाकर राम मंदिर की ओर आसानी से केंद्रित कर सकती है, और इसमें वे लोग सफल भी हो गए। इसलिए बाबरी मस्जिद का विध्वंस उस समय हुआ। इसलिए उसने भाजपा के सांसदों और विधायकों को अपने ग्रामीण क्षेत्रों में कार सेवा के लिए लोगों को तैयार करने की हिदायत की है। उनका इरादा प्रतिदिन 12,000 कार सेवकों को अयोध्या भेजने का है। प्रतिदिन का यह आंकड़ा है, 12,000 कार सेवक जो है वो अयोध्या में इकट्ठे हो। और इन सबको जो है भंवर मेघवंशी जी ने अपनी आत्मकथा मैं एक कार सेवक था में भी लिखा है। आंकड़ा शायद उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन हजारों की तादाद में ऐसा लिखा है उन्होंने। आगे सुनिए। ग्रामीण अंचलों से आने वाले ये कार सेवक कौन लोग होंगे बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि 1990 में कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंचने वालों में सर्वाधिक संख्या पिछड़ी और आदिम जनजाति के लोगों की थी। इस तथ्य से हम सभी परिचित हैं। जब 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में गोली चली तो उससे मरने वाले लोग मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी, अशोक सिंघल या महंत अवैधनाथ नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जो हिंदू वर्ण व्यवस्था में दुत्कारे जाते हैं। और सेम यही बात जो है भंवर मेघवंशी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखी है, क्योंकि बतौर कार सेवक उन्होंने इस रैली में पार्टिसिपेट किया था। इसीलिए वे जानते हैं कि किस तरीके से गोलियां लगी और किस तरीके से लोग नदियों में कूदे, ट्रेन में छुप छुप कर उन्होंने अपनी जान बचाई और किस तरीके से आउटर स्कर्ट्स पर उत्तर प्रदेश की उन लोगों को एक स्टेडियम नुमा जगह पर बंधक के तौर पर रख दिया गया था। न खाना था न पानी था वहां पर, और किस तरीके से बचते बचाते वो लोग कूद फांद करके अपने अपने घर को लौटे बड़ी मुश्किलों से। इन सब का ब्यौरा जो है आप भंवर मेघवंशी जी की आत्मकथा में जरूर सुनिएगा। वैसे तो मैंने इसका पूरा पाठन किया है, प्लेलिस्ट में आप इनिशियल जो एपिसोड हैं उनको सुन सकते हैं इन सब ब्यौरों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भी अयोध्या में कोशी परिक्रमा करने या बाबरी मस्जिद के बरामदे में रखी गई रामलला की मूर्तियों के दर्शनार्थ विहिप या भाजपा के नेता या स्वर्ण हिंदू नहीं जाते हैं। अभी तो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले दलित पिछड़े लोग ही, जिनके तन पर कपड़ा तक ढंग से नहीं होता है, अपने खून पसीने की कमाई लुटाने जाते हैं। यदि पिछड़ी जातियों के लोग धर्म की अंधी गलियों से भटकना पसंद कर रहे हैं, तो तीतर गुलाम बने रहना चाहते हैं, तो इसका अर्थ ये जरूर है कि हिंदू नेता और धर्माचार्य अपने एकाधिपत्यवादी आंदोलन में पूरी तरह सफल हैं। परंतु सच ये भी है कि उन्हें विकास का कोई ज्ञान ही नहीं है। मंडल आयोग की सिफारिशें
उनकी बिगड़ी सुधार सकती है, लेकिन तभी जब उन्हें धर्म के पाखंड के प्रति अस्वीकार की चेतना पैदा होगी। तो मुझे नहीं लगता कि दलित पिछड़ों में आज ये है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। बसपा का नारा आज ये हो गया है। कई विद्वानों ने इस बात को कोट किया है अपने भाषणों में और अपने लेखों में। और साथ ही अभी इलेक्शन 2024 में हमने देखा कि अखिलेश यादव जी जगह जगह अपमानित होने के बावजूद भी लगातार मंदिरों में जो है जाकर पूजा पाठ करते रहे। इन सब का क्या मकसद है और ये क्या संदेश दे रहे हैं इनके फॉलोअर्स को? इन सब चीजों के ऊपर विचार किए जाने की जरूरत है। वही कमल भारती जी भी कह रहे हैं, लेकिन इतने साल पहले लिखे इस लेख के बावजूद भी आज भी स्थिति जस की तस ही बनी हुई है दलितों और पिछड़ों की। ये चेतना उनमें स्वयं पैदा नहीं हो सकती और ना मंडल महासम्मेलन करने वाले केंद्र सरकार के खिलाफ जंग छिड़ने से पैदा होगी। इसके लिए जनता दल को हिंदू राजनीतिज्ञों के खिलाफ, धर्माचार्यों के खिलाफ और कमंडल की घृणित राजनीति के खिलाफ बिगुल बजाना होगा। और यह काम उसे वोट की आकांक्षा से ऊपर उठकर करना होगा। क्या जनता दल ऐसा कर सकेगा? यदि निश्चित रूप से इसका उत्तर हाँ में नहीं दिया जा सकता है तो मंडल की लड़ाई में भी उसे सफलता नहीं मिल सकती। 12 नवंबर 1992 मतलब महज कुछ दिन पहले, तकरीबन महीना भर पहले बाबरी मस्जिद विध्वंस से ये लेख लिखा था कमल भारती जी ने। और उस समय की जो एक्चुअल राजनीतिक पोजीशन थी और सामाजिक हालत थी उसको इस लेख में उन्होंने डाला है। और यहां पर ये लेख खत्म होता है। इस लेख के जरिए आप क्या समझ रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। असहमतियों का भी स्वागत है। यही एक लोकतंत्र की खूबी है जहां असहमतियों का भी स्वागत करना चाहिए। अब मुझे आगे दीजिए, लेकिन यदि ये लेख आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले लेख के साथ। अब मुझे आगे दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।